तो दोस्तों आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी हाँ फिजिक्स का पहला चैप्टर आज आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हम लोग स्थिर वैद्युत की। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं उनको हम जान लेते हैं, ताकि चैप्टर को पढ़ते समय छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है उनसे बच जाए, हम कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपके साथ, अगर आपका 11th पूरा साफ है, आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, है ना, ऐसे निकल गया साल, तो भी आपके लिए मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको चैप्टर समझ में आएगा, उससे बचने का तरीका क्या है। अगर आपका 11th तैयार नहीं है तो जो भी टॉपिक आएगा 11th का, अगर उसमें जरूरत पड़ेगा तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को 11th ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, या जिनको बेसिक मालूम है उनको तो लगेगा हाँ ये तो अपने को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं भी मालूम है उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि वो अलग से तो मैं सिखा ही दूंगा वहां पे जब जरूरत पड़ेगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आएगा सब कुछ समझिए। और अगर आप 11th क्लास में भी गए हैं तो भी आप ये 12th का लेक्चर आसानी समझ पाएंगे, क्योंकि जो जरूरत पड़ेगी 11th के टॉपिक की वो यहाँ पे मैं बताऊंगा ही ना, तो प्रॉब्लम क्या है सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई जिससे आप निपटारा हो गया, ठीक। अब दूसरी बात, हम इस चीज को करेंगे तो जरूर कि 11th का टॉपिक लाके यहाँ पे समझा देंगे जो जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके साथ अगर आप चाहें तो 11th का जो बेसिक पार्ट है, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, उसको मैंने कांस्टेंट मोशन उसको मैंने पढ़ा दिया है, पहले से लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। एक एक लेक्चर पर डे देखते रहें, ताकि आपका वो भी तो स्ट्रांग हो जाए साथ साथ में। ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड के अलावा आगे चलिए कंपटीशन का एग्जाम भी देना है। तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड ही देना है तो आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, अगर सीखना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है, तो टेंशन नहीं लेने का। 12th का जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे जो भी 11th का टॉपिक यूज होगा उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आएगा। ये पहली प्रॉब्लम का निपटारा हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, कुछ बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के, कुछ बच्चे होंगे हिंदी मीडियम के, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज को अच्छे से इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा समझाऊंगा और हिंदी में भी लिखवाऊंगा समझाऊंगा, परंतु किंतु पढ़ने का तरीका सुन लो। सबसे पहले सुबह 11 बजे लेक्चर आएगा पर डे फिजिक्स का, ये तो आपको बता ही दिया मैंने पहले से ही, और जिनको नहीं पता था उनको भी बता दीजिएगा आप कि फिजिक्स का लेक्चर सुबह 11 बजे आएगा, शाम को 7 बजे आएगा। मैथमेटिक्स का शाम को 7 बजे और फिजिक्स का सुबह 11 बजे। पर डे का ये टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो फिजिक्स को मैं चेंज करके शाम को कर दूंगा, पर अभी मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला है कि सर मॉर्निंग में डालिए, तो मॉर्निंग में डालते हैं। अगर कभी टाइम चेंज करना होगा तो मैं पहले से बता दूंगा, ठीक है। खैर, तो सुनिए ध्यान से, तो अगर जब लेक्चर में डालू जिस समय, है ना, सब एक साथ जुड़ो, अच्छा लगता है, तो लाइव चैट में जो भी प्रॉब्लम होती है उसका मैं जवाब भी देता रहता हूँ आपको, सब कुछ आ रहा है समझ में आता होगा, मैक्सिमम बच्चों को तालमेल अच्छा बन जाता है ना। लेकिन पढ़ने का तरीका सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपका काम है लेक्चर को इत्मीनान से देखें समझें, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप लिख ही लोगे या तो आप समझ ही लोगे, और लिखना समझना जब दोनों साथ में करोगे तो दोनों में से कोई एक ना एक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उस लेक्चर को आराम से बैठ के, जैसे 11 से 12 लेक्चर 1 घंटे का अगर पढ़ रहा है तो 1 घंटे पहले ध्यान से लेक्चर को देखें, इतना से सुने मैं क्या कह रहा हूं उसको समझें, ठीक है। क्योंकि हर वर्ड को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा मैं, तो आएगा तो दोनों बच्चों को समझ में बहुत आसानी समझ में आएगा, उसकी गारंटी मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले इत्मीनान से पूरे लेक्चर को देख ले, फिर लिखना स्टार्ट करें। लेक्चर जब पूरा खत्म हो जाए, देख लिया समझ लिया, और फिर उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद तब उसको लिखना स्टार्ट करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। ये हो गया दूसरे प्रॉब्लम का निपटारा कि आपको समझ में कैसे आएगा। तीसरा, जब शेयर करें किसी को तो बता दिया करिए कि फिजिक्स का अपना सुबह 11 बजे आएगा लेक्चर, और मैथमेटिक्स का शाम को 7 बजे आएगा, पर डे साथ में जुड़ा करें, तरीके आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक पार्ट की। आप सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक पार्ट क्या है पहले उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सुनो ध्यान से, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। देखो, अब जो जानकारी मैं अब बताना शुरू करने वाला हूं इसमें आपको पहले से बहुत कम जानकारी होगी, तो मतलब आप कुछ नई चीजें आप सीखने जा रहे हो। तो जैसे कुछ फंडामेंटल चीजें होती नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को हम मान के स्टार्टिंग में लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण ऐसा मानते हैं ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जो भी मान के अपना रिलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो वैसा यहाँ पे अब स्टार्टिंग में आपको कुछ दिमाग में रोकना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, फंडामेंटल चीजें, मूलभूत चीजें आपको दिमाग में रोकना पड़ेगा, ठीक है। कुछ जानकारियां उनको पहले दिमाग में रोकना पड़ेगा, देन आगे के जो रूल्स बनेंगे उस चैप्टर में, फार्मूले बनेंगे, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। फंडामेंटल चीज तो दिमाग में रोकना ही पड़ता है ना, ये पॉइंट, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ जानकारी कलेक्ट करेंगे और अगले लेक्चर में उन जानकारी का यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मींस रुका हुआ होता है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है चैप्टर के अंतर्गत, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने ना, तब तो चैप्टर में जाएंगे आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रॉन के बारे में, रुके हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन, एनालिसिस करना है।
पर पहले इलेक्ट्रॉन तो जान लो क्या है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम केवल बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। है तो ये भी इसी चैप्टर का पार्ट, इससे क्वेश्चन आएगा भी, बोर्ड में भी आपके आएगा और आईआईटी में भी आएगा, पर बिना इसके समझे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, पहले हेडिंग लगाइए व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जिन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने सामने लिख रखा है, पहले इन पे डिस्कस करेंगे और जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है उस पर क्वेश्चन भी साथ साथ लगाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो क्या है वैद्युत आवेश, सोच के बताइए। आप समझो ध्यान से, जैसे क्या होता है समझो, मतलब पहले समझो, कोई पार्टिकल है, मैं बोलूं इसमें द्रव्यमान होता है ना, इसका वजन है, द्रव्यमान है, मास है ना कुछ इसका। तो अगर मास है, मान लो इसका है 200 ग्राम या बहुत ज्यादा बोल मैंने 5-10 ग्राम मान के चलो, 10 ग्राम है इसका, अगर मास इसका कितना है 10 ग्राम, तो ये मास क्या है, ये मास क्या है, एक्चुअल में ये मास क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। ठीक है, अब मास क्या है ऐसे उसके बारे में क्या बता सकते हैं, मास क्या, उसकी कोई डिफिनेशन थोड़ी ना है, वो एक प्रॉपर्टी, वो एक गुण है, वो डिफिनेशन नहीं है उसकी। ठीक है, तो वैसे चार्ज भी क्या है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। लिखेंगे क्या, लिखेंगे डिफिनेशन लिखिएगा इसका, फर्स्ट वाले का डिफिनेशन, हेडिंग लगा लीजिए पहले क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर, किसी पदार्थ का ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक मास के तरीके। ध्यान समझो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों को समझना है, समझ लेना। जो ये अपना वैद्युत आवेश है ना, जैसे किसी वस्तु का मास होता है वैसे वस्तु का आवेश भी होता है, ये क्या है, भौतिक गुण है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, मतलब वैद्युत आवेश किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण है, जैसे कि मास, जैसे कि द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान के तरीके ये भी क्या है, एक भौतिक गुण है। ज्यादा इसमें बवाल नहीं करने का अपने को, वो क्या है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो है, बस कुछ खास बात नहीं है। जैसे मास उसकी एक प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। इतनी सी बात अपने को जाननी है। ठीक है, पर ये तो हो गई उसके डिफिनेशन की बात। डिफिनेशन वैसे कहीं आने वाला है नहीं, बस स्टाइल मारने के हम लिख लेते हैं और बस इतना ही है ना। लेकिन उसके बारे में आगे क्या आ सकता है समझे। सबसे पहला बात आ जाएगा प्रॉपर्टी, हेडिंग लगेगा, ये तो पहली बात खत्म है ना, कि क्या है कि एक गुण है बस उसका, किसी पदार्थ का एक गुण हो सकता है, जैसे उसमें द्रव्यमान होता है वैसे उसमें आवेश भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वैद्युत आवेश के गुणधर्म, हेडिंग लगा लीजिएगा, वैद्युत आवेश के गुणधर्म। तो सबसे पहली बात हम करते हैं वैद्युत आवेश में, फर्स्ट वैद्युत आवेश के गुणधर्म में फर्स्ट लिखिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, लिखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या चीज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं यूनिट पूछूं तो क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है ना, क्या होती है, कूलाम होती है भाई साहब। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जो प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूं इसको अब दिमाग में रोकना है। ठीक है, ओके, यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम हो गई। इसके अलावा ध्यान सुनिएगा, दूसरी बात जो कि अपने को दिमाग में रोकना है, ये देखो कूलाम को हम कहीं पे जहां पे लिखेंगे वहां सी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, सी से लिखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर कहीं सी लिखा हुआ है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि वो चार्ज की यूनिट को बता रहा है। अब बात करते हैं ये किस टाइप का होता है, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज जहां भी लिखूंगा वो कौन सा चार्ज रहेगा, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज कैसे होते हैं, 2 वैरायटी का होता है। सबसे पहला, अच्छा नेचर की भी इसी बात करेंगे, लेकिन पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। तो कितने टाइप का होता है, 2 वैरायटी का होता है, एक तो प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज को हम कैसा लिख सकते हैं, प्लस क्यू करके लिख सकते हैं, और माइनस चार्ज को लिख सकते हैं माइनस क्यू करके। सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रतीक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से होता है। ठीक है, तो अगर प्लस कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, नेचर में 2 टाइप का चार्ज पाया जाता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू से या प्लस स्मॉल कैपिटल क्यू से लिखेंगे, स्मॉल क्यू से या प्लस क्यू, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से लिखेंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को माइनस स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, माइनस कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 वैरायटी।
3 नहीं होता है। जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज, वो चार्ज नहीं है, ठीक है ये चीज। तो या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। पर इनके अगर नेचर की बात करें, नेचर मतलब स्वभाव, नेचर बोले तो स्वभाव, अगर चार्ज की बात करें, टाइप ऑफ चार्ज तुमको पता चल गया कि दो वैरायटी का होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है। और इनका नेचर कैसा होता है कि अगर आप प्लस प्लस को साथ में रख दोगे, इंसानों के तरीके होता है कि अगर आप प्लस प्लस को साथ में रख दोगे, प्लस चार्ज उठाया आपने और दूसरा भी प्लस चार्ज उठाया, एक पहला प्लस चार्ज और एक दूसरा भी प्लस चार्ज उठाया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, प्रतिकर्षण रिपल्सन करेंगे। और अगर दोनों में माइनस चार्ज ले लूं तो भी ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्लस प्लस के बीच में और माइनस माइनस के बीच में दुश्मनी। जी हाँ, इन दोनों के बीच में दुश्मनी रहेगा। मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर दिख गए ना तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। मतलब ये देखना ही नहीं चाहते एक दूसरे को, नजर ही नहीं आना चाहते, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, पत्थर मारेंगे दूसरे को और भाग लेंगे, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, दुश्मनी। प्लस प्लस के बीच में दुश्मनी, माइनस माइनस के बीच में दुश्मनी। आप ऐसा बोल सकते हो कि सेम नेचर के चार्ज, प्लस प्लस और माइनस माइनस, सेम नेचर, नेचर कैसा इनका सेम, दोनों प्लस और दोनों माइनस। तो अगर दोनों का नेचर सेम है तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सन, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक प्लस चार्ज हो और दूसरा माइनस चार्ज हो, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में मोहब्बत प्यार हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई साहब? बोले तो आकर्षण, अट्रैक्शन, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस माइनस प्लस प्लस के पास आ जाए और माइनस माइनस के पास आने लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे सेम नेचर वाले। माइनस माइनस दूर भागेगा, प्लस प्लस दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पास आ जाएंगे। क्या मैटर क्लियर है? ओके, स्क्रीन को पोस्ट करें और इसे कॉपी करें, देन हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कहां से मिटाने वाला, ये रहा, मिटा दो इसे, मिटा रहा हूं। स्क्रीन पोस्ट करके कॉपी कर लिया होगा, आई होप। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हाँ, एक बार तो पहले देख के लिखना है, आप देख के समझना है, नोट्स तो बाद में बनाना है ना। आराम से बनाइएगा, जैसे मैंने बोला वैसे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने और पढ़ने दोनों में। सुनो क्यों कह रहा हूं ऐसे, कि पहले एक बार देख लो आप, फिर उसके बाद नोट्स बनाना। कारण है उसका, सुनो ध्यान से। क्योंकि जब एक बार आप देख लोगे और दोबारा जब लिखोगे वही चीज ना, तो आपको और बेहतर तरीके से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सही स्ट्रेटेजी होगा आपके पढ़ने का। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बोले तो प्लस माइनस ई, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, पहले बोल दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम किससे लिखते हैं, प्लस माइनस ई। मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की 1 प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी मतलब कूलाम, अभी बताया ना मैंने कि चार्ज की जो यूनिट होती है, मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या, अब देख लो, ये इंफॉर्मेशन है। अभी आज जो पहला लेक्चर है इसमें चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और ये आपको दिमाग में रोकना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, तभी आपको आगे सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए पहले लेक्चर है तो इसको पहले ध्यान से देखें, फिर उसके बाद जब पूरा लेक्चर देख लीजिएगा तो लास्ट में लिखिएगा, दोबारा फिर से देखते देखते लिखेंगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर रिवीजन का भी टाइम रख लीजिए, तो 3 बार एक ही चीज हो जाएगा ना, तो अपने आप दिमाग में रुक जाएगा। अब आपको धीरे धीरे पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। जिसको किसी और को अगर आप टाइम दे रहे हो तो वहां से पहले अपने ध्यान को हटाएं, जहां से आपको अट्रैक्शन हो रहा है वहां से पहले चेंज करें अट्रैक्शन, और यहाँ पे लगाएं, तभी काम बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ये रहा, जो कि हमारे सिलेबस में है। मतलब अगर हमें बोला जाए कि सबसे छोटा चार्ज क्या है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन क्वार्क सुना है नाम, क्वार्क्स पे, ये भी एक यूनिट है। क्वार्क्स पे क्या होता है, सबसे छोटा क्या माना जाता है, प्लस माइनस E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3। ये इसको छोटा माना जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सिलेबस से बाहर की बात है, पर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए कि कोई पूछ बैठे तो आप बता सको क्वार्क क्या है। वो भी कहां पढ़ना है आपको, बीटेक में पढ़ना है, तो बस ऐसे बता दो कि क्वार्क क्या होता है। E/3 मतलब इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाग या इलेक्ट्रॉन का 2/3 भाग,
इसे ही अपन क्वार्क कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हमेशा पाए जाते हैं, तो टेंशन नहीं जरूरत है। हालांकि इस पर कोई बात नहीं करने की जरूरत नहीं, बात ही नहीं करना है इसके सिलेबस में ही नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो ये भी एक चार्ज ही है बस, ठीक है ना। पर हमारे सिलेबस में जो चार्ज है वो कैसा होगा, हमें हमेशा ई होगा, E2 E3 E4 E5 E6 ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है 2/3 या 4/5E या 10/3E, ऐसा कुछ करके नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती करके होगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करके होगा। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा कि 3/5 2/7 ऐसा करके नहीं होने वाला है, ठीक है ये चीज। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया अपना कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है अपना, इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अपना क्वार्क है, तो अपने को पता चली गया। अब हम बात कर लेते हैं एटम की, परमाणु, सब जानते हैं इसमें कौन सी नई बात है। एटम, एटम जरा बताना क्या होता है। वही अपना पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है ना, वही सब एटम है यार। और एटम से ही मिल के कोई भी पार्टिकल बनता है। अरे चौक है, तो चौक में भी क्या है, बहुत सारे एटम है कि दूसरे के साथ साथ सेट हो गए, पैकिंग हो गई है, तो चौक बन गया है। मैं आप कुछ भी है ब्रह्मांड में, सब कुछ क्या है, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलता है, एटम बन जाता है, और वही एटम मिलते 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 क्या हो जाता है, किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना भी चुका हूं, पर ठीक है वो बात फिर से दोबारा से बोल दे रहा हूं मैं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एटम बनता है। हर एटम के पास, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन जितने भी पीरियोडिक टेबल में, सबके पास अलग अलग सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन सब है क्या, अलग अलग एटम है, और उन्हीं एटम से मिलकर ही एलिमेंट बोले तो किसी भी पार्टिकल का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर कोई एटम है तो उस एटम में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ये तीन चीजें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, प्रोटॉन, और क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो तो जानते ही हो क्या होता है, ऐसे होता है। सेल्स में क्या होता है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में बोले तो नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो अगर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है, लिख लीजिएगा पे, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, सेल मतलब कोष, तो कोष में इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक में होता है। ये अपना एटम होता है, हम 8th क्लास में पहली बार देखे होते हैं इसको, 8th 9th में ना, तो ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। तो अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस कोष में होता है और टहलता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। तो ये तो हम जानते हैं, ये अपने एटम का स्ट्रक्चर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। पर एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पे आवेश बोले तो चार्ज कितना होता है वो जाना, क्योंकि हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो जान ले, और इसके मास को भी जान ले तो कोई बुराई नहीं है। स्क्रीन को पोस्ट करें, कॉपी का ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ये चीज आप ऊपर लिख लीजिएगा। बताइए जरा तो, पहले बात कर लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश QE, बताइएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। अरे ये तो सामने लिखा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्या है अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश लिख लीजिएगा, ये नोट्स में आपके होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोटॉन पे मास, प्रोटॉन को मैं P से लिख सकता हूं, वो कितना होता है, P लिखो चाहे +P लिख लो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। वो कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन दोनों का अलग अलग होता है। एक पे प्लस, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये कोई नई बात नहीं है, आप सब लगभग जानते ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली बार भी देख रहे होंगे वो दो सबको ये याद रखना है सब कुछ। और अगर हम बात कर ले न्यूट्रॉन पे आवेश, न्यूट्रॉन को मैं N से लिख रहा हूं, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, Q से, Q का मतलब चार्ज, ये मतलब न्यूट्रॉन, मतलब चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना हो जाएगा, वो 0 होता है। न्यूट्रॉन बोले तो न्यूट्रल। अच्छा न्यूट्रल की बात करें तो ये क्या होता है न्यूट्रल, हालांकि मैंने अगला टॉपिक दे रखा अपना क्या है न्यूट्रल, इस पर भी बात करनी है, और उससे पहले ये भी बात करनी है, तो उसके बाद न्यूट्रल बात करेंगे। जस्ट वेट एंड सी, थोड़ा सा वेट करो, पहले सुनो। अभी न्यूट्रल के बारे में बहुत ढंग से बात करने वाले हैं, मतलब न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बारे में ढंग से बात कर लें, थोड़ी देर वेट करो बस। लेकिन पहले जो जरूरी हो सुन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस का, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है। मास की बात कर लेते हैं, जरा बताइएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा पहले से, हालांकि फंडामेंटल चीजें तो हम सब जल्दी लिख लेते हैं। और हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की अगर, तो कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अब ध्यान सुनिएगा, और जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है।
तो अब सुनिए ध्यान से, ये चीज जो लिखा हुआ है ध्यान से इसको कहीं बहुत अच्छे से लिखिएगा, ये काम की चीज है, आपको याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं, सुनो, अगर हम ध्यान से देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा है 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा है 10⁻27। मतलब पॉइंट लगाओ और फिर 27 बार 0.0000027 बार और फिर पीछे कितना आएगा 167 और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी 0 मतलब अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे 0.01 बड़ा है या 0.0000001 बड़ा है, तो आप ऑब्वियसली जानते हो ना ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना जीरो लग जाए उतना छोटा हो जाता है। तो ये तो बड़ा है, मतलब जिसमें जीरो कम वो बड़ा ज्यादा, जिसमें जीरो कम वो ज्यादा बड़ा। तो इसमें 27 जीरो के बाद तब आएगी ये गिनती, 27 जीरो के बाद ये गिनती पीछे लगेगी, दशमलव फिर 27 जीरो देन गिनती, और इसमें दशमलव फिर 31 जीरो 31 जीरो और फिर उसके बाद 91 पीछे लगेगा। तो जिसमें जीरो ज्यादा है वो छोटी संख्या है और जिसमें जीरो कम है वो बड़ी संख्या। तो बड़ी कौन हुई? ये। कितना बड़ी हुई? इसमें 27 और इसमें 31, मतलब 4 जीरो का अंतर है, मतलब 4 जीरो का अंतर, मतलब अगर एक ऐसा मान के चलो 4 जीरो का अंतर बोले तो 1000 हो गया, 1000 हुआ ना, तो 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, समझ रहे ना? अरे देखो यार, ये अगर मान लो क्या है 4 जीरो ऐसे करके है, 2.5 सैकड़ा 1000, तो ये हो गया अपना। और अगर हम बात कर लें दूसरा क्या 1, तो अगर ये 1 हुआ और 1000 हुआ, तो क्या ये 1 जो है 1000 के सामने 3 जीरो लिखा है मैंने, 4 जीरो लिखूं ना तो 10,000 हो जाएगा। अरे ठीक है तुम्हारी मर्जी, लिख लो यार 10,000। तो भाई साहब ये है तो 3 गुना ही है, तो 3 जीरो के बराबर है। सुनना ध्यान से, क्यों ऐसा 3 ही जीरो मैंने क्यों लिखा, ध्यान सुन लीजिएगा। यहाँ पे लिखा 9.1, 9.1 का मतलब अप्रोक्सीमेट 10 है, अप्रोक्सीमेट 10 ना। और अगर अप्रोक्सीमेट 10 बन जाएगा वो, तो उसमें का एक जीरो जब ये खा जाएगा तो बन जाएगा 30, और ये 27 कहाँ गया, ये 27 और ये 30, 3 ही जीरो का अंतर आएगा, पर ठीक है यार 3 ही जीरो लिखो अच्छा रहेगा ना। तो 1000 गुना बड़ा है अगर, तो ध्यान समझिएगा, अगर ये 1000 गुना बड़ा है तो क्या 1 रुपए के सामने, 1000 रुपए के सामने 1 रुपया नेग्जिबल मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं बिल्कुल, तो उसको हम नेग्जिबल मान सकते हैं। मतलब अगर मैं कहीं दोनों को जोड़ूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके सामने बच्चे से भी बहुत कम है, 1000 गुना छोटा है, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, समझ में आ रही बात है ना? तो अगर कहीं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ जाए या मास ऑफ प्रोटॉन में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ जाए, तो उस समय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो इतना छोटा है कि मास ऑफ प्रोटॉन के सामने वो जान ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? कहीं अगर जरूरत पड़ी तो, ऐसा जरूरत आएगा नहीं, पर मैंने थोड़ी जानकारी हो जाए आपको इसलिए बता दिया, ठीक है? चलिए, तो हमें यहाँ पे एक बात क्या बोल सकते हैं, इसी के पीछे लिख लीजिएगा कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग बराबर किसके होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। वो तो मैंने बता ही दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये कितने, ये बहुत बड़े होते हैं किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कहीं पे लिख लीजिएगा, कहीं सवाल वाला आ जाए तो आप ये जानते रहें, ठीक है? मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं और वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़े होते हैं। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, इसको कहीं अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बढ़िया नोट्स बनाइएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नोट्स में कोताही करेंगे तो बाद में रिवीजन करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्त, इसलिए नोट्स में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मिटा जाए, आई होप कॉपी कर लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, तो यहां तक तुम निपटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज में प्यार मोहब्बत हो गया जो होना था, अब आगे काम बढ़ाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम और बात करते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, या चलो कंडक्टर की बात कर लेते हैं। जरा बताइए क्या आता है कंडक्टर, क्या होता है? चालक। क्या है चालक? सबसे पहले लिखिएगा कंडक्टर, ठीक है? हेडिंग लगाइएगा कंडक्टर। कंडक्टर बोले तो चालक। अब चालक क्या है, हेडिंग लगा लीजिएगा चालक। चालक क्या है? मतलब वो मैटर, वो पदार्थ जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। चालक मतलब जिसमें चार्ज चल सके, इलेक्ट्रॉन चल सके। तो इलेक्ट्रॉन कब चलेगा? जब फ्री होगा ना चलने के लिए, तभी तो चलेगा। मतलब इसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज कंफर्म है। अच्छा सुनो यार, आपने इतना सुना होगा कि जब कोई परमाणु होता है, बोले तो एटम, तो एटम से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस नाभिक में है, तो वो वहीं पे फिक्स है, उनको निकाला नहीं जा सकता। सुनो, निकाला नहीं जा सकता इसका मतलब ये नहीं हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बीच में जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, ठीक है? तो वो टूटते जरूर है, ठीक है ना, पर उन्हें अब आप सोचो लो एटम में से निकाल दो,
दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, निकाल नहीं सकते उसको हम। तो निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी परमाणु पे चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो क्या निकल रहा है वहां से? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तब उस पर आवेश आता है, ठीक है ना। अभी क्वांटाइजेशन रूल पढ़ना है अपने को, तो जस्ट वहां पे इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो क्या कहेंगे हम कि जो भी कंडक्टर है उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जब फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन तभी चल पाएगा, और जब चलेगा तो हम बोलेंगे हाँ करंट चलने लगा। इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या है? करंट का चलना है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो वहां पे इसमें जबरदस्त बात करेंगे, मारपीट अच्छे से करेंगे। पर अभी के लिए दिमाग में सुन लो, इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट चलता है, तो क्या होगा भैया? कंडक्टर बोले तो चालक, चालक के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हो सकता है, चार्ज चल सकता है, चार्ज कैन फ्लो, चार्ज कैन फ्लो, आवेश प्रवाहित हो सकता है, मुक्त आवेश होता है, आवेश प्रवाहित हो सकता है। ये तो हो गया कौन? कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो कुचालक। कुचालक में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर किए ही नहीं जा सकते, उसमें से निकाले ही नहीं जा सकते, और जब बाहर निकल नहीं सकते तो फ्री रहेंगे नहीं, और फ्री नहीं रहेंगे तो चल ही नहीं सकते, और चलेंगे नहीं तो करंट उसमें फ्लो ही नहीं होगा, तो धारा उसमें नहीं बहेगी। तो ये तो क्या हो गया? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज कैन नॉट फ्लो, आवेश प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि आवेश क्या है? फिक्स्ड है। ये हमारा इंसुलेटर होता है। ये क्या उनकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको, उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रोकनी है वो प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ये दिमाग में रोक लेना है आपको, ठीक है। इन सब के बारे में एक बार जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से एक बार और बात होगी, तो वहां पे हम और करेंगे बात, पर अभी के लिए जानकारी आपके दिमाग में रहना चाहिए। और तीसरी बात हम कर लेते हैं क्या? सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक मतलब जिसमें चालक और कुचालक दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री उसमें हो तो, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना हो, कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत कम मात्रा में मुक्त चार्ज, ठीक है। और दूसरी बात, जब बहुत कम मात्रा में मुक्त चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, या होगा भी बहुत कम मात्रा में फ्लो होगा, और जरा सा नॉर्मल जो कंडक्टर में फ्लो होता है उससे बहुत कम मात्रा में फ्लो होगा, मतलब हमको अच्छा फायदा उसका नहीं होगा। और अगर उसका नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं क्या ये एक बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है? एक पुअर कंडक्टर है, बेकार चालक है, इसे कह सकते हो आप बेकार चालक है। चालक है लेकिन बेकार वाला, रद्दी वाला चालक है, अपने काम का नहीं है। हालांकि यूज इसका बहुत पड़ता है, एक चैप्टर ही इसके सेमीकंडक्टर नाम का, जो कि आपको 12th के लास्ट में पढ़ना रहता है, तो वहां पे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर ये थी इसकी बेसिक जानकारी। ये चीज आप इसके लिए लिख लीजिएगा, इन तीनों के बारे में हमें ये जानना जरूरी था, ये दिमाग में रोकना जरूरी था, तो दिमाग में रोक लीजिएगा। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते, चल ही नहीं सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली हमें ये जानना जरूरी था, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है। अभी भी न्यूट्रॉन हमने बात की थी ना, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें उसको समझते हैं। देखो, मैंने कहा था पहला लेक्चर फंडामेंटल होगा, मतलब कई ऐसी जानकारियां होंगी जो आपको नहीं मालूम होंगी। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पहले से मालूम रही होगी, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी जो आपको नहीं मालूम होगी, तो वो मैं बता रहा हूं, आपको दिमाग में रोकना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा तो है नहीं ना, देखा है क्या वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन जो भी चीज है उसको क्या है मैं बता रहा हूं, आप मेरे कहने के हिसाब से आप इमेजिन करो अपने दिमाग में। फिजिक्स यही तो है कि आप जितना इमेजिन कर लोगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना, उतना ज्यादा फीलिंग आएगी उसको पढ़ने में। तो फील तभी आएगा दोस्त, जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसको इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन को समझ लो कुछ है ना, कुछ कोई पार्टिकल की तरीके अपने दिमाग में इमेजिन क्या करो कि वो कंडक्टर में चल सकता है, इंसुलेटर में नहीं चल पाएगा, फिक्स रहेगा, वो हिल नहीं पाएगा, और जो सेमीकंडक्टर रहेगा उसमें बहुत कम फ्री रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेगा, ऐसा करके, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में इमेजिन किया करो, ये सब चीजें। खैर, तो ये हमने बेसिक बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा इत्मीनान से, लेकिन पहले ध्यान से सुनते जाइए। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, सबको नोट्स बनाना जरूरी है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चे मत सोचे कि यार ये क्या इंग्लिश में लिख रहे हैं। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, देखो इंग्लिश का एग्जाम तो देना ही है ना, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो इंग्लिश एग्जाम देना कि नहीं देना है। तो अगर इंग्लिश के वर्ड्स रेडी रहेंगे तो अच्छा ही है,
है ना। तो इसलिए सब कुछ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में तो बोल ही रहा हूं मैं, तो आ तो रहा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल पार्टिकल क्या है। समझो ध्यान से। पहले उदासीन वस्तु क्या है, उदासीन पार्टिकल क्या है, उसके बारे में समझते हैं। उदासीन मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल बोले तो उदासीन वस्तु अगर क्या चीज है, जिसमें ऐसा वस्तु, ऐसा पार्टिकल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा पार्टिकल जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो। सोचो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, और दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर 0 हो जाएंगे। तो 0 हो गया ना, मतलब उस पर अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं नेट चार्ज क्या, क्यू नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। उस पार्टिकल पे क्यू नेट 0 रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें क्यू नेट 0 का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास प्रोटॉन नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। जैसे मैं क्या करूं, ये अपना कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, सी से लिख दे रहा हूं कंडक्टर को। अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास जितना, मान लो 4 प्लस है या 3 प्लस 4 प्लस है, तो 4 इसके पास क्या होगा, माइनस होगा। अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज न्यूट्रल। क्या चीज है ये, अपना न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, या कोई भी पार्टिकल, सृष्टि में कोई भी पार्टिकल है, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है जिसको छूने पे आपको करंट महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस रहेगा तो भी आपको करंट महसूस होगा, माइनस रहेगा तो भी आपको करंट महसूस होगा। अरे छोटा हो सकता है कि आप बैटरी टच करने जाओ प्लस वाला तो कम फील होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, उसकी पावर इतना नहीं कि आपको फील करा सके, आपको झटका दे दे, आपको मजा आ जाए, फील तो करा नहीं पाएगा। पर अगर उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, वोल्टेज बड़ा रहेगा, तो आपको अच्छे से फील कराएगा। ठीक है, तो सुनो, चेक मत करने लग जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे ये है कि जो भी अपना प्लस और माइनस का चार्ज होता है ना, वो अगर बराबर है तो न्यूट्रल है। तो जिस चीज को हम छू रहे हैं, अगर वो करंट नहीं मार रहा है, इसका मतलब उसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है दोस्त, ये चीज। ओके, अच्छा, उस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना न्यूट्रल के बारे में ये जानकारी अच्छे से लिख लीजिए। और अगर आप अपने मन से चाहे एक लाइन इसके बारे में लिखना तो अपने मन से लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने सारी बात यहाँ पे बहुत आराम से क्लियर कर दी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, उसमें बराबर होते हैं। और क्यू नेट क्या हो गया, 0, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल 0 हो गया। अब हम आप खास बातें करने वाले हैं इस पे, ध्यान से इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान सुनना, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात इस पे डिस्कस करने वाले। क्वांटाइजेशन जानने से पहले सुनना ध्यान से, नोट सोचो, चार्ज किसमें, एटम में है ना, और एटम का कुछ ना कुछ मास होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास ही होता है कि नहीं होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी लिखा है मैंने 9.1 × 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश है वो किस कारण से है, उसकी स्टेबिलिटी कहाँ है, इस बात को समझते हैं। मतलब अच्छा मैं सोचूं, ये चौक है, चौक में करंट नहीं मार रहा है ना, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस, टोटल 0। मतलब इसके पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। 0 चार्ज है, लेकिन मास कुछ ना कुछ है ना, हाँ है। मतलब मास हो और चार्ज ना भी हो, ऐसा होता है। मतलब मास बिना चार्ज के हो सकता है ना, मास बिना चार्ज के हो सकता है। ठीक है ना, मास ऐसा बोल सकते हैं कि मास चार्ज पे निर्भर नहीं करता। आप ये लीजिए, मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। मास चार्ज पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन चार्ज, अब मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 1-1.6 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन उसके पास मास भी तो है। तो आप कहीं भी अगर चार्ज पाओगे तो वहां जिस पे पाओगे उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही ना। मतलब चार्ज बिना मास के नहीं मिल सकता है, मतलब चार्ज मास पे निर्भर करता है। मतलब को समझिए ध्यान से, क्या बोलने वाला हूं मैं, मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज बट चार्ज डिपेंड ऑन मास। बात समझ में आ रही, परंतु जो चार्ज है वो मास पे निर्भर करता है। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ये कहीं पे आ सकता है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये आपका रेडी होना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट हो गया जो कि मुझे बताना था। स्टेटमेंट नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको है ना, कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसको बहुत तेज से फेंक दो,
आप हो सकता है आपको ये बात ना पता हो, जो बताने जा रहा हूँ ये बात हो सकता है ना पता हो, लेकिन अब बता रहा हूं तो आप आगे से याद रखिएगा कि जो मास होता है वो क्या करता है, वेलोसिटी पे निर्भर करता है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा। कैसे निर्भर करता है, ध्यान सुनिएगा। मास डिपेंड ऑन स्पीड। मास जो है स्पीड पे निर्भर करती है। कैसे, जैसे मास मूविंग मास यम बराबर, मतलब ये क्या, गतिमान। अगर कुछ वस्तु गतिमान है तो उसका मास अगर मैं यम से बोलूं तो कितना होगा, यम नॉट। यम नॉट के यहाँ पे रेस्ट मास, ये क्या है अपना रेस्ट मास, मतलब रुका हुआ स्थिर मास। मतलब जब मैं खड़ा हूं तो मेरा क्या मास है, और जब मैं कोई मुझे पकड़े और फेंक दे बहुत तेजी से, तो जब मैं बहुत स्पीड में है ना उड़ने लगूंगा तब मेरा मास क्या हो जाएगा। तो दोनों केस में अलग अलग होगा ना, वो कैसे डिपेंड करता है वो बता रहा हूं। तो जब मैं स्थिर था तो मेरा मास था यम नॉट, और जब किसी ने उठा मुझे फेंक दिया बहुत तेजी से तो मेरा मास क्या हो जाएगा, तो मूविंग मास मेरा, मतलब मेरा जब मैं बहाया गया फेंका गया तो उस समय जो मेरा मास होगा वो यम है। मूविंग मास क्या है, यम है, और रेस्ट मास यम नॉट है। वो किस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से, √1 - v²/c²। ये देख रहे हैं ध्यान से। तो इस तरीके से इस पर निर्भर करता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे जब मैटर वेव चैप्टर आएगा। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर वैसे तो हम 2 लेक्चर डाल चुके हैं, उसको पूरा भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से पूरा करेंगे। लेकिन अब ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो शुरू से सीखते हैं। तो जो मूविंग मास है वो यम है, वो कितना होता है, यम नॉट √1 - v²/c²। ये मिलेगा आपको मैटर वेव में। आने वाले चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में मैटर वेव में मिलेगा। बहुत ढंग से बात करते हैं, इसमें बहुत विधिवत बात करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पे बहुत अच्छे से बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको इतना दिमाग में रोकना है कि जो अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो उसका मास बदल जाता है, जितना तेज गति करेगा उसका मास बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रेस्ट मास अलग होता है, रुके रहने पे मास अलग होता है, भागने पे मास बदल जाता है। लेकिन कब, यहाँ पे वेलोसिटी v और ये c है ना, प्रकाश की चाल। जब प्रकाश की चाल के कंपैरिजन में वेलोसिटी हो जाएगी तब, ये v क्या है, हमारा वेग है, ये v हमारा वेग है। तो जब हमारा वेग प्रकाश के वेग से कंपेयर करने लगा हो जाएगा 8 गुना 10 गुना 15 गुना, तो जाके यहाँ पे कुछ वैल्यू सॉल्व होके आएगी। नहीं तो अगर बहुत ही थोड़ा सा रहेगा, पता लगा 1 किलोमीटर पर घंटे चल रहे हो आप, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 बटे प्रकाश की चाल बहुत बड़ी होती है, तो 1 बटे बहुत बड़ी संख्या मतलब अप्रोक्सीमेट 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हम जिस तरीके हम चलते हैं ना, थोड़ा सा दौड़ते हैं, बाइक वाइक लेके चलते हैं ना, उतने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं यहाँ पे। तो वो लगभग क्या हो जाएगा, ये नीचे इतनी बड़ी संख्या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, वो नीचे है ना, ऊपर अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर घंटा लिखोगे तो कट के 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा तो बचेगा 1 सिर्फ, और अगर अंडर रूट के अंदर 1 बचता है तो उसका मतलब 1 हो गया, तो बचेगा यम नॉट, मतलब यम बराबर यम नॉट। मतलब आप अगर बाइक चला रहे हैं, चाहे जितनी तेजी से चलाएं, वो अप्रोक्सीमेट आपके मास में बहुत नेग्लिजिबल या परिवर्तन आएगा नहीं, ऐसा मान के चल सकते हो आप, ठीक है। वो बहुत तेज, मतलब प्रकाश की चाल जो होती है ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये सुनो, इसके बारे में बार और बात होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन ना लो दोस्त, ये जब आपका मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर मैटर वेव पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक बार आएगा, वहां पे हम इस पे सवाल भी लगाएंगे, पर अभी जानकारी के लिए सिर्फ सुनना है, ठीक है, क्योंकि बीच में स्टेटमेंट आ रहा तो सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से। मतलब इतना जानना है हमको कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ठीक है, ये बात। और वेलोसिटी कैसे बढ़े, प्रकाश की चाल के आसपास 3 × 10⁸ प्रकाश चाल होती है, तो 2 × 10⁸ हो जाए या 1 × 10⁸ हो जाए, ऐसा कुछ कंपैरिजन में आ जाए, उसके आसपास तक वेलोसिटी आ जाए, तब जाके मास बदलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बदलता हुआ फिर दिखाई देगा अच्छे से, ये बात होती है। तो क्या हमने देखा, मास डिपेंड ऑन स्पीड, मतलब मास स्पीड पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर 10 कूलाम का चार्ज ले लो, चार्ज इतनी तेज फेंक दो, 10 कूलाम ही तो रहेगा ना यार, उसमें तो कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है, जो आवेश है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब हम क्या बोलेंगे अगला स्टेटमेंट, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। मतलब वो पहले भी जितना था, यहां पे मैं लिख रहा हूं यम वी मतलब मूविंग, ठीक है, वी मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के समय जो चार्ज है क्यू वी बोलो, क्यू किस समय, वेलोसिटी के टाइम, वो क्यू नॉट मतलब रेस्ट टाइम। तो रेस्ट टाइम में जो चार्ज था वही फेंकने पे भी वही चार्ज रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हालांकि वो चीज मैंने लिखी दी है कि जब फेंकेंगे तो चार्ज उस पर निर्भर ही नहीं करता है, तो जितना पहले रहेगा फेंकने के बाद भी उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। फेंकने पे ये वेलोसिटी अगर है, फेंकने पे अगर इतना चार्ज है और रुका है इतना चार्ज है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बदल नहीं जाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
सिंपल। तो यहाँ तक हमने इसको निपटा दिया। ये दोनों बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, तो ये आप याद रखना चाहिए, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहानी को समझते हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो छैया छैया आइए देखते हैं आगे कहानी क्या कह रहा है। ये बात को सुने और समझें, समझा जाए? हाँ समझते हैं। आगे क्या कह रहा है? यहाँ तक हो गया? हाँ यहाँ तक हो गया। आप देखते हैं क्वांटाइजेशन क्या है, लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, हेडिंग लगा लीजिएगा आवेश का क्वांटीकरण। समझते हैं क्या है? मान लो ये क्या है, कोई पार्टिकल है और अभी क्या है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब यन से लिख रहा हूँ, न्यूट्रल समझ जाएगा, है ना। ये क्या है? न्यूट्रल है, आवेश उदासीन है। मतलब एक और ले लेता हूँ, ये भी क्या अपना न्यूट्रल है, ये भी क्या है? न्यूट्रल, उदासीन है। न्यूट्रल का मतलब उस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, किसी भी तरीके से यहां से उठाऊं और एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दूं, तो हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस हो जाता है और जो लेता है वो माइनस हो जाता है। मतलब देने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पे एक प्लस आ जाएगा और इस पे एक माइनस हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। ठीक है जब ये दे देगा तो इसका मतलब इस पे एक प्लस चार्ज आ गया, तो इसका चार्ज कितना हो गया, क्यू बराबर क्यू। आवेश को हम क्यू से लिखते हैं ना, क्यू कितना हो गया, इसका ई हो गया। और अगर इसका मैं क्यू बोलूं तो माइनस ई हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन भेजने को ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भेजू तो इस पे 2 ई हो जाएगा, इस पे माइनस 2 ई हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन भेजू तो इस पे प्लस 10 ई हो जाएगा, इस पे माइनस 10 ई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 10.5 इलेक्ट्रॉन भेजू तो भेज नहीं सकते हैं। 10.5 क्या होता है, 10.5 नहीं होता है। अभी भी तो ये सिखाया था कि सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब उसका उससे आधा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं होता है। E/2 नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में इंटीजर होता है हमेशा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके होगा, 10.5 11.5 12.5 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे अगर मैं बोलूं कि मैंने n इलेक्ट्रॉन भेजा, 10 भेजा, तो इस पे 10 ई आएगा प्लस का, इस पे 10 ई आएगा माइनस का। और मैं बोलूं n इलेक्ट्रॉन भेजा तो क्या आ जाएगा, इस पे q बराबर n ई आएगा प्लस का और इस पे q बराबर n ई आएगा माइनस का। इसका मतलब जो हमारा चार्ज होता है q बराबर प्लस माइनस एन ई, या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा। ये फार्मूला बन गया, जहां n क्या है, n बिलोंग इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसा करके। समझ रहे हैं ना, 1 2 3 ऐसा लिख लो यार। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब कभी भी दशमलव में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर वैल्यू रहेगी। ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात थी। जैसे भी बताया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन भेजा तो यहाँ पे ई आया, 10 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे 10 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 10 ही आ जाएगा। वैसे ही क्यू बराबर एन ई, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, पैकेट। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट। तो ये क्या है, छोटी छोटी पैकेट, इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट के टाइप का है। इसको समझेंगे कहाँ पे समझेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर आता है ना, तो वहाँ पे इसको मैटर वेव पढ़ते हैं, ओ सॉरी वेव नेचर पढ़ते हैं ना पार्टिकल का, तो वहाँ पे इसको हम समझेंगे आसान से, और ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। और फोटोन की बात करेंगे तो वहाँ पे और एक्सप्लेनेशन इसको अब मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या है ना, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर पे लिंक रहेगा, उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज रहेगा। तो कुछ यहाँ सीख रहे हैं, कुछ इसके बारे में और आगे चैप्टर में सीखेंगे, ऐसे सीखते जाएंगे। अब पूरा साल सीख रहे हैं, सीखना है। कुछ बातें अभी हम जो स्टेटमेंट के रूप में दिमाग में रोक रहे हैं ना, उनका आगे हमें प्रूफ मिलेगा, पर समय थोड़ा सा इंतजार करवाएगा आपसे, तो करना तो पड़ेगा ही। तो हमको पता चलेगा क्यू बराबर एन ई, यही क्या है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, क्यू बराबर एन ई का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हेडिंग लगा लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, और ये फोटो अच्छे से बना लो उसके नीचे, बस काम हो गया अपना, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं किसी पार्टिकल से 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो अब बताओ उस पार्टिकल पे कितना आवेश है। तो अगर निकाल लिया गया है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस पर प्लस बचा हुआ है, मतलब प्लस 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 1000 गुणे ई। चार्ज पे कितना आया, क्यू बराबर प्लस 1000 गुणे ई। आइडिया लग रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसे आप सवाल लगा देंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब फर्जी सवाल थोड़ी ना करने जाएंगे, ये लो सवाल मैंने बोल ही दिया। 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो जरा बताइए उस पार्टिकल पे कितना आवेश आएगा। तो प्लस 1000 इंटू ई, क्यू एन इंटू ई। एन कितना हुआ, 1000, इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब प्लस का, तो प्लस 1000 इंटू ई तो रहेगा ही रहेगा, तो उससे आवेश निकल आएगा। और निकला कितना, इलेक्ट्रॉन निकला तो माइनस 1000 इंटू ई। आया कि नहीं आया? तो ये चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। ध्यान समझिएगा, चार्ज कंजर्वेशन समझते हैं। मिटाऊंगा ऐसे तब बताऊंगा चार्ज कंजर्वेशन क्या है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, इसलिए
सारी बातें 3-4 बार अच्छे से रिवीजन करिएगा, ताकि अगले जब अगला लेक्चर आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ आसानी समझ में आए। अभी तो बेसिक ही चल रहा है, ये जो लेक्चर चल रहा है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IIT के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं तरीका क्या है। सबसे पहले एक लेक्चर में हम लोग बोर्ड के जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे अच्छे से, मतलब थ्योरी सीखेंगे, थ्योरी बढ़िया एकदम गहराई से जाएंगे, अंदर तक डीप तक जाके समझेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक सीखेंगे। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन भी बेसिक लेक्चर्स में क्वेश्चन में बोर्ड के भी डाल दूंगा आराम से। फिर एक लेक्चर उसके बाद जब पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 लेक्चर में, उसके बाद अगले लेक्चर में पर्टिकुलर IIT का सारा मटेरियल डाल दूंगा। तो IIT के बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो IIT के बच्चों को तो सारा पढ़ना है, रीजन क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। और बोर्ड के बच्चे चाहे तो वो IIT वाला पार्टिकुलर चैप्टर, पार्टिकुलर जो लेक्चर रहेगा उसको ना भी पढ़े तो उनका चल जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो मैं इन लेक्चर्स में करवा ही दूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। तो जिसके पास भेजिए उसको ये भी बता दीजिए कि अगर सिर्फ बोर्ड के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी आराम से बता भी दिया करूंगा मैं, जैसे लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें बता दूंगा कि ये बोर्ड के बच्चों के लिए है कि IIT के बच्चों के लिए है। तो मैं जिस लेक्चर में बोल दूंगा ये सिर्फ IIT वाले पढ़े या नीट वाले पढ़े तो उसको उसी को पढ़ेंगे वो लोग, है ना। तो वो उनको तो सारा पढ़ना है, लेकिन उसको चाहे तो बोर्ड वाले ना भी पढ़े, जिसको मैं बोल दूं ये IIT नीट का है, अगर चाहे तो ना पढ़े, और सीखना है तो सब पढ़ ले यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि जिन बच्चे बोल रहे हैं ना कुछ बच्चे की टफ लग रहा है सर, हाई लेवल हो जा रहा है, तो उनके लिए मैंने ये प्लान बनाया ताकि सबको समझ में आए, किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, आपको सोल्यूशन किया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, सब ठीक देख लेंगे आराम से। अब आते हैं चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण को समझ हेडिंग लगा लीजिएगा, चार्ज कंजर्वेशन हेडिंग लगा लीजिए और उसके बाद समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, मैं बोलूँ एक बॉक्स है, ठीक है ना, पहले बॉक्स यही है और यही बॉक्स यहाँ पे फिर से मैं कुछ करते हैं अपन इसमें, देखिएगा। इसमें मान लीजिए क्या है, A B, 2 लोग हैं। A के ऊपर पहले कितना चार्ज था मान लेते हैं, +10 कूलाम चार्ज था, और B के ऊपर कितना चार्ज था मान लेते हैं, -7 कूलाम चार्ज था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कोई आया इसमें अंदर और कुछ इधर उधर ऐसे उल्टा सीधा कर दिया, और अब A यहाँ पे है और B यहाँ पे है ऐसे करके, और जो है A पे चार्ज देखा गया कितना हो गया, मान लीजिए A पे चार्ज हो गया 7 कूलाम, ठीक है ना, +7 कूलाम। तो अब B पे चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा सवाल पूछा गया, ठीक है। मतलब पहले ये सिचुएशन थी, इसके बाद ये मिला हमको, तो फाइनल केस में हमको चार्ज क्या होगा हमको बताना है, ये फाइनल केस है। फाइनल केस में यहाँ पे चार्ज कितना होगा ये हमको बताना है। तो ध्यान समझिए, पहले के केस में कितना चार्ज है, पहले के केस में अगर मैं चार्ज की बात करूँ क्यू स्टार्टिंग में, तो ये +10 और -7 कितना हो गया, ये हो गया 3 कूलाम चार्ज है स्टार्टिंग में, और बाद में कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा क्यू इनिशियल, और ये हमारा कितना हो जाएगा क्यू फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो 7C + x, मतलब 7 + x। तो बाद में ये पहले ये था, बदल थोड़ी ना जाएगा भाई, हमने सिर्फ इधर आगे पीछे ऐसे ऐसे कर दिया है ना, इसमें निकाल के बाहर थोड़ी ना फेंक दिया है, जो चार्ज इसमें था वो चार्ज इसी में है, हमने निकाल के बाहर नहीं फेंका है तो उसी में, बस हेर फेर कर दिया थोड़ा सा। तो जो भी है इधर उधर करके रखा हुआ है, मान लो 10 गट्ठर यहाँ पे था और 7 गट्ठर यहाँ पे था, इसमें गेहूं था इसमें चावल था, इधर उधर हमने कर दिया है, तो यहाँ पे बस इधर उधर हो गया है, लेकिन है तो उतना ही ना, मतलब जितना शुरुआत में उतना अंतिम में, मतलब बोल सकते हैं हम क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। तो अगर हम रखें यहाँ तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 + x, तो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4 3 7, x की वैल्यू आएगी -4, बात समझ में आएगी नहीं, तो x की वैल्यू आएगी -4 कूलाम, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 कूलाम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर यहाँ पे नेट चार्ज देखो कितना आ जाएगा 3, और जब यहाँ पे -4 रखूंगा तो 7 में से जा जाएगा तो +3 इस पे भी आ जाएगा, तो आ गया ना दोनों पे 3 दिख रहा है, हाँ बैलेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। मतलब हम क्या बोलेंगे, लिख लीजिएगा, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर अब सुनो, आइसोलेटेड सिस्टम क्यों कह रहा हूं, मतलब विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब विलगित निकाय, मतलब ऐसा सिस्टम हो जो किसी और पे निर्भर ही ना करे, मतलब उसमें बाहर से कोई छेड़खानी ना की जाए, अंदर में कुछ भी करो लेकिन वो फिट है, वो बंद है, उसके बाहर से उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, तो उसे क्या कहते हैं, विलगित निकाय। ये सिस्टम इसी के अंदर जो छेड़छाड़ किया है और छेड़छाड़ करने के बाद उठा के यहाँ रख दिया है, तो उठा के उसका लोकेशन बदला, लेकिन इसके अंदर का कुछ मटेरियल नहीं बदला है, बाहर से बदल के निकाल के बाहर फेंक, ऐसा नहीं किया गया, इसी में हेर फेर किया गया, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब विलगित निकाय है, तो उस विलगित निकाय के लिए क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, उसके लिए क्या होता है, क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जानकारी जो यहाँ पे ये जानकारी लिखी है ना, बेसिकली यही जानकारी हमारी क्या है, चार्ज कंजर्वेशन है। मैटर क्लियर है, तो प्यार से इसको चार्ज कंजर्वेशन हेडिंग लगा लीजिए और ये पूरा अच्छे से लिख लीजिए, ये चीज लिख लीजिए पहले और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए।
इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपके दिमाग में ऐसा के लिए फीड हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम है और इससे सवाल आ सकता है, अगर बोर्ड में तो आ ही सकता है, तो इसलिए आप जानते रहो, दिमाग लगा के कोई अच्छा सवाल भी बन सकता है, तो इसलिए सब जानना जरूरी है। ठीक है, अब आगे हम अगली बात करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे बढ़िया टॉपिक, इससे आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, बहुत पहले आया हुआ है, ताजा नहीं है लेकिन आया हुआ है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करें, मतलब अगर ये कोई चीज न्यूट्रल है पहले से, तो उसको हम चार्ज कैसे करें, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको मिटाऊंगा, स्क्रीन पोस्ट करके लिख लीजिएगा या बाद में लिखेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बताया वैसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लिखिए, कोई साथ में लिख रहा होगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेस्ट तो यही रहेगा कि ठीक है आप बाद में इत्मीनान से बैठ के लिखो, पहले समझो जो सिखा रहा हूं उसको। ठीक है, समझिए ध्यान से। हाँ, अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। चार्जिंग, किसी चीज को चार्ज करने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट तरीका, सबसे पहला तरीका है फ्रैक्शन बाई, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। सबसे पहला तरीका क्या है, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। रीडिंग लगा लीजिएगा, फर्स्ट हेडिंग, घर्षण विधि द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। घर्षण कैसे करेंगे, मतलब ध्यान समझो, इसमें आपको क्या डायग्राम बनाना है बस। जैसे क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने न्यूट्रल पार्टिकल, ये है, और एक क्या लिया मैंने, रॉड ले लिया, एक रॉड, ये अपना क्या न्यूट्रल है। जब इन दोनों को एक दूसरे में रगड़ेंगे, है ना, फ्रैक्शन करने के बाद, है ना, फ्रैक्शन, जब इन दोनों को एक दूसरे में रगड़ दिया कस के, तो रगड़ने के बाद क्या हो गया, मान लेते हैं ये जो गोला था ये प्लस हो गया और ये जो रॉड थी ये माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको रगड़ने के बाद यहां से यहां को एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे चला गया, तो जिसपे गया वो माइनस हो गया, जिससे निकला वो प्लस हो गया। ये तो हमको समझ में आ गया, रगड़ने पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम रगड़ते हैं तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो क्यों होगा समझिए ध्यान से, उसके होने का कारण सुनिए। जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं ना, तो जो भी चीज है, कोई भी अगर मेटल है, न्यूट्रल, ये भी कंडक्टर था, ये भी कंडक्टर था, इन दोनों को हमने रगड़ा, तो जो कंडक्टर होते हैं ना, उसमें जो अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का सतह से बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सुनिए ध्यान से, वर्क फंक्शन इसे हम फाई से लिखते हैं, फाई, जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अगर ये कोई सतह है तो इस सतह से अगर इसमें अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकल रहा है कितने से, मैं एनर्जी दे रहा हूं इसको, मान लो दे देता हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैंने दी और ये सतह से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब इसको सतह से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो कार्यफलन होगा कितना होगा, फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सुनो ध्यान से, किसी भी सतह से, चाहे तो आप लिख लेना स्टेटमेंट में, किसी भी सरफेस, किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, वही ऊर्जा क्या है उसका, उस सतह का वर्क फंक्शन कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो सोचो, मैंने बोला एक सतह ये थी, एक सतह ये थी, 2 सतहें हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, लग रहा है, तो मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। समझो, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। पहले मैंने कहा वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन है सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। लिख लो, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा वर्क फंक्शन है। लिख लिया, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जरूर। अब सुनते हैं, तो मान लेते हैं 2 सतह हमने ली, एग्जांपल के लिए हमने 2 सतह ले ली। पहली सतह ये रही जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है ऊर्जा, और दूसरी सतह ये रही जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, मतलब इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे में रगड़ूं तो क्या होगा, रगड़ने पर धीरे धीरे गर्मी पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी ना, गर्मी। रगड़ के देख लो अपना हाथ, जहां बैठे हो रगड़ के देखो, हाथ में गर्मी पैदा हो जाएगी बीच में। तो जब गर्मी पैदा हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वहां पे बीच में एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी क्या होगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2 ऐसे बढ़ने लगेगा। तो जैसे 2 पहुंचेगा वैसे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ का नहीं निकला क्योंकि यहाँ का निकलने के लिए 4 चाहिए ना, तभी तो 2 ही तक पहुंचे हो आप। लेकिन जैसे 2 पहुंचेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से तो निकल सकता है और यहाँ से और नीचे निकलेगा, लेकिन ये कहाँ जाके स्टेबल हो सकता है, इस वाले में जा सकता है, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए 4 वोल्ट चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से भाग के यहाँ पे आके फिट हो सकता है कि यार यहाँ सेट हो जाओ, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए भी और ऊर्जा आएगी तब निकल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमें निकलना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से कूद के वो यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को अगर एक में रगड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, कम कार्यफलन वाले से। तो ये भी दूसरी अगली हेडिंग नोट डाल लिखिए, इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाले वस्तु से निकलकर अधिक कार्यफलन वाले वस्तु में जाएगा।
कम कार्यफलन वाले वस्तु निकल के अधिक कार्यफलन वाले वस्तु में चला जाता है। बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कम वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट से अधिक वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट में चला जाता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है और इसे मैं बोलूं ये हमारा क्या है, मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये क्या अपना ए है और ये बी है, तो इसका मतलब किसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, किसका कम। हमने अभी भी पढ़ा जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का वर्क फंक्शन कम है किससे, बी से, तब ऐसा हुआ है। समझ में आया, यहां से हमें ये सीखने के लिए था और इस पे सवाल आता है, क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट से निकल के अधिक वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट में चला जाता है। नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये बहुत ही अच्छे से जो भी मैंने समझाया उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने देखो बोल तो दिया है मैंने सारी बात, अगर आपके दिमाग में कुछ निकल गया तो बैक करके देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, या लिखते समय नोट्स बनाते समय तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो भी बातें बोली मैंने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाले वस्तु से अधिक कार्यफलन वाले वस्तु में जाता है। इलेक्ट्रॉन कम वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट से अधिक इलेक्ट्रॉन फंक्शन वाले एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाता है, ये याद रहना चाहिए आपको। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, मिटाओ इसे, स्क्रीन पोस्ट करो, इसे कॉपी करो, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्त, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन एग्जांपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका तो कुछ मजा आएगा करने में। मान लो क्या है, वैसे पूरा लिखवाऊंगा नहीं लैंग्वेज में, लेकिन बस समझा रहा हूं कैसे। मान लो एक ए है एलिमेंट और बी एलिमेंट है, इन दोनों को क्या किया गया, फ्रैक्शन किया गया, और फ्रैक्शन करने पे क्या पता चला कि फ्रैक्शन करके जब हटाया गया तो हमारा क्या हो गया, ए प्लस हो गया और बी माइनस हो गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। फिर क्या गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया। एक ए था, वही यही वाला ए है, मतलब फिर से एक वही ए का सेम टू सेम गोला उठा लिया गया, जैसे ये सिमेट्रिकल गोला उठाया गया, और एक सी ले लिया गया। इन दोनों का फ्रैक्शन किया गया अगर, तो क्या हो गया, ए इस बार निगेटिव हो गया और सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन ये है, तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपको करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मतलब अब आप लोग एक बी ले लो और एक सी ले लो और इन दोनों का फ्रैक्शन कराओ। तो जरा ये बताना है आपको कि बी और सी में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, स्क्रीन को पोस्ट करें, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं सोल्यूशन तो बता ही रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिएगा। आप सोल्यूशन बता रहा हूं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ध्यान सुनिए सोल्यूशन क्या है। जब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ गया है। तो यहां से पहले एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है। तो यहां से पता चला कि जो ए का वर्क फंक्शन है, यहां से इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो ए का वर्क फंक्शन है वो कम है किससे, बी से। ए का वर्क फंक्शन बी से कम है, यहां से पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया है तो कम वर्क फंक्शन से अधिक वर्क फंक्शन में जाता है, कम कार्यफलन से अधिक कार्यफलन में जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे सी से ए में आया है इलेक्ट्रॉन, और अगर सी से ए में आया है मतलब सी का वर्क फंक्शन कम है, तो वर्क फंक्शन ऑफ सी कम है किससे, ए से, क्योंकि जिसका कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है मैटर, बढ़िया। तो यहां पे क्या होगा उसको समझते हैं, पहले इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ए है, ए जो हमारा है वो ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, सबको पता होगा। ए जो है वो सी से बड़ा है, तो हमने लिख लिया ए ग्रेटर देन सी, लेकिन ए जो है वो बी से छोटा है, तो बी सबसे बड़ा है। इसका मतलब ए बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी जो है वो ए से बड़ा है, और ए जो है वो सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और सी में रिलेशन पूछा है तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा हुआ। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बी है वो सबसे बड़ा है, बी और सी में अगर कंपेयर किया जाए तो बी बड़ा होगा और सी छोटा होगा। यहां से पता चल गया ना, ये इससे पता चला हमको। यहाँ इन दोनों को मिला के हमने ये बनाया, और जब ये पता चल गया तो हमको पता चल गया बी बड़ा है और ए सी छोटा है, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़े में जाता है, और अगर छोटे से बड़े में जाता है तो इस सी से निकल के बी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सी से निकल के बी में जाएगा, तो जिससे निकलता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जिसमें जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। तो ऑप्शन में आपको ये भरना रहेगा कि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में दिया रहेगा कि बी प्लस और सी प्लस और बी माइनस, उसी पे टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना रहेगा। तो एक बेहतर क्वेश्चन था, समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप ढंग से कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट टॉपिक और पहला मेथड हमने सीख लिया, फ्रैक्शन से कैसे अपना चार्ज करेंगे कि चार्जिंग करेंगे, है ना। अच्छा, फ्रैक्शन से हमने क्या देखा, फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, क्योंकि एक से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। मिटाता रहा हूं इसको, आगे बढ़ते फिर। अब अगला देखते हैं।
अगला देखने से पहले एक चीज हमको जानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है हमारा? कंडक्शन, है ना। कंडक्टिंग अगर कर दे तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग तो आसान कर लेते हैं, पहले कंडक्टिंग कर लेते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, बाई कंडक्टिंग, है ना। अगर कंडक्शन हो जाए तो क्या होगा समझिएगा ध्यान से। ये मान लो कोई पार्टिकल ए है और ये कोई पार्टिकल बी है। मैं बोलूं ए पे पहले से क्या प्लस चार्ज है, बहुत सारा 6 प्लस चार्ज है। ये दोनों एक जैसे ही थे, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करा दिया, ठीक है। कंडक्शन का मतलब टच कराना होता है, ठीक है। कंडक्ट कर दो, जोड़ दो एक दूसरे से। तो इन दोनों कंडक्टर से दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो दोनों को जब जोड़ूंगा तो पता क्या होगा, ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो हमको वैसे जैसे चार्ज क्या होता है ना, जैसे मान लो एक बाल्टी, 2 बाल्टी है, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी पूरी खाली है, और हम बीच में कनेक्शन कर दें एक पाइप का, तो क्या होगा, जिसमें भरा उसे वाटर लेवल डाउन होने लगेगा और जिसमें नहीं है उसमें ऊपर होने लगेगा। और कब तक होगा ये? जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए। अगर दोनों बाल्टियां बराबर हैं तो, नहीं तो पता लगे एक बाल्टी छोटी एक बाल्टी बड़ी है तो उसमें बाहर निकलने लगेगा ना, ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों बाल्टी अगर सेम साइज की हैं, तो अगर ये मैंने दोनों कंडक्टर सेम साइज का लिया हुआ है, तो यहाँ से चार्ज जब इन दोनों को टच कराऊंगा तो यहाँ से चार्ज इस पे बराबर मात्रा में क्या होगा, बट जाएगा। मतलब बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा टच कराने पे। देखो अभी टच है ये, ठीक है। तो जब टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना टोटल, 3 3 6, 1 2 3 इस पे आ जाएगा, 1 2 3 इस पे आ जाएगा। और फिर अब इन दोनों को अलग कर देंगे, तो 1 2 3 इस पे रहेगा, 1 2 3 इस पे रहेगा। दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो हमें सीखने को क्या मिला, जब हमने रगड़ा एक दूसरे को तो एक पे प्लस आ रहा था, एक पे माइनस आ रहा था, यही तो। लेकिन जब हम दूसरे को टच करा रहे हैं तो दोनों पे सेम चार्ज रहेगा। जो न्यूट्रल था, एक क्या था अपना प्लस चार्ज था, एक पे था हमारा प्लस चार्ज और एक था हमारा क्या, न्यूट्रल। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों पे प्लस चार्ज हो गया, दोनों पे प्लस चार्ज हो गया। लेकिन जो प्लस चार्ज था उस पे चार्ज कम हो गया, उसी ने अपना चार्ज दूसरे वाले को दे दिया, दैट इज इंडक्शन। क्लियर है मैटर, समझ में आया? तो इस तरीके से दोस्तों इंडक्शन हो जाता है, आसानी होगा, आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको भी पोस्ट करके जो भी आपको दिमाग में आया इसको बताने से उसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। जो भी मैंने बोला और आपके समझ में आया उसको आराम से लैंग्वेज दे दीजिए बस, ठीक है। तो ये अपना कंडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, इंडक्शन की बात करते हैं। इसको मिटाऊंगा तब बात करेंगे इंडक्शन की। अब इंडक्शन की बात बताने से पहले मुझे एक चीज और बताना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मोशन किधर से किधर की ओर करता है। तो अगर ये तार है, मान लो ये आपके घर की सर्किट है, इसमें स्विच आपकी लगी है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये मोबाइल है, अब इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा पर ठीक है, ये आपकी क्या है, मोबाइल है। ये क्या अपना स्विच, यहाँ से लाइट, तो हमको क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि हमने बैटरी लगाया और हमारी मोबाइल की बैटरी से पूरे घर की लाइट जल गई, ऐसा तो होता नहीं है। घर की सर्किट की लाइट से हमारी मोबाइल चार्ज होती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी मोबाइल का जो वोल्टेज है वो कम है और घर का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, वो वहां पे हाई वोल्टेज, वोल्टेज को हम वी से लिखेंगे और एच मतलब हाई, तो वी है एच हाई मतलब हाई वोल्टेज, मतलब उच्च भी हो, लिखना चाहे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख ले उच्च भी हो, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख ले हाई वोल्टेज, ठीक है। और मोबाइल का क्या है, वोल्टेज लो है, तो यहाँ बोलेंगे वी एल मतलब लो वोल्टेज, ठीक है। ये क्या अपना लो वोल्टेज हो गया, ये अपना हाई वोल्टेज हो गया। तो करंट तो किधर से किधर जाता है, धारा इधर से इधर जाती है। धारा की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्किट से जाके मोबाइल में जाती है तब तो मोबाइल चार्ज होता है। लेकिन सुनो ध्यान से, धारा का और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है। स्टेटमेंट लिख लीजिए कहीं पे, धारा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है। आपने 10th क्लास में इतना सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो वहां पे हम खूब ढेर सारा बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आप दिमाग में रोक लो कि जो धारा का डायरेक्शन होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब अगर करंट इधर जा रहा है तो समझ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। मतलब अभी तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, अभी हमें करंट के बारे में बात नहीं करनी, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर होता है। मतलब वी लो से वी हाई की ओर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर चलता है। और दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थिंग कर दूं, मतलब मैं बोलूं ये क्या है, प्लस चार्ज है, और अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, क्या पढ़ने जा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं कि तो लेकिन आगे काम आएंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर ये प्लस चार्ज है, अपना प्लस वैल्यू है, ये प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज को मैं अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग मतलब जमीन से टच करा दूं, ये प्लस चार्ज था
अगर मैं इसको जमीन से टच करा दूं तो जरा बताना जमीन का वोल्टेज क्या होता है, याद रख लेना हमेशा के लिए, जमीन का वोल्टेज 0, क्योंकि जमीन को टच करने पे करंट मार रहा है क्या, नहीं मार रहा है। अगर प्लस होता तो भी करंट मारता, अगर माइनस होता तो भी करंट मारता, नहीं मार रहा है, इसका मतलब जमीन का करंट क्या है, कुछ नहीं, न्यूट्रल है, 0, वोल्टेज क्या इसका 0 है। तो जो अर्थ होता है, अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो होता है 0 दोस्त। अगर ये 0 और ये इस पे प्लस चार्ज है तो इसका वोल्टेज प्लस होगा, माइनस चार्ज है तो उसका वोल्टेज माइनस, प्लस चार्ज है तो उसका वोल्टेज प्लस, और चार्ज ही नहीं है तो उसका वोल्टेज 0। कहीं पे लिख लो चाहो तो कॉपी के ऊपर, ये लिखा रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जहां प्लस चार्ज है वहां वोल्टेज प्लस होगा, जहां पे माइनस चार्ज है वहां वोल्टेज माइनस होगा, और जहां पे चार्ज नहीं है वहां पे वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्लस प्लस वोल्टेज, तो अगर बोल सकते हैं तो वोल्टेज प्लस प्लस मतलब हाई वोल्टेज, ये 0 तो उसके सामने तो हाई हो ही गया ना, ये लो हो गया और ये हाई हो गया, पता चल गया। लिख लो एक बार, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज प्लस होगा, और अगर वोल्टेज प्लस होगा तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया, लो वोल्टेज हो गया। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को चलता है, मतलब लो वोल्टेज इधर है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, कितना जाएगा, जब तक ये खत्म ना हो जाए, जाके इनको खत्म करता रहेगा, एक गया एक को मारा, अगला गया अगले को मारा, अगला गया अगले को मारा, अगला गया अगले को मारा, और चारों लोग जैसे खत्म हो जाएंगे वैसे ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब फिर काट दो तार को, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये न्यूट्रल, पहले प्लस चार्ज था अब न्यूट्रल हो गया, समझ में आया। मतलब धरती के, अभी सोचो अगर यही माइनस होता तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, सुन लो दूसरा वाला मैं बनाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ, और अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस चार्ज होता, और ये 0, बताओ माइनस बड़ा कि 0, 0 बड़ा होता है। अगर 0 बड़ा है तो ये हाई वोल्टेज होता उसमें, और माइनस लो वोल्टेज जाता, फिर इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर जाता फिर से, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जाता, मतलब यहाँ माइनस से निकल के प्लस में जाता, तो यहाँ से एक एक करके बारी बारी चला तो धरती खा जाता है, मतलब धरती इलेक्ट्रॉन खा भी सकता है और दे भी सकता है। पृथ्वी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत भूख है उसके अंदर, और आप बहुत दानी दाता भी है, दे भी सकता है ले भी सकता है, दोनों उसके पास कंडीशन है। ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस को इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, अगर ये माइनस होता तो माइनस इलेक्ट्रॉन ले लेता, और क्यों, क्योंकि दोनों केस में इसको ये न्यूट्रल करना चाहता है। धरती के संपर्क में जो भी कुछ आएगा उसको धरती क्या कर देगा, न्यूट्रल, ग्राउंड न्यूट्रल कर देगा उस चीज को। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपके अंदर आवेश है तो आप धरती पे खड़े हो जाए, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया न्यूट्रल। अगर माइनस चार्ज होता तो वो भी क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। तो आप चाहो तो ऐसा डायग्राम उसके लिए बना लो, नहीं तो बस ठीक है एक बना लोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लास्ट बात कर सकते हैं कि इंडक्शन की है ना, ये भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं बॉल। थोड़ा लंबी हो गया होगा लेक्चर, मैंने सोचा था 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। ऐसा मतलब दोस्त है ना, सीखना जरूरी था इसलिए धीरे धीरे करके मैंने सिखाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, बता रहा हूँ एकदम गजब का मटेरियल दूंगा आपको, एकदम सुपर डुपर से ऊपर मटेरियल दूंगा। जहां पे बेसिक सिखाना है वहां तक बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगा, जितनी छोटी छोटी बातें सबको एक्सप्लेन करूंगा। मिला लेना किसी भी मटेरियल से कोचिंग के, इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई फोकस करेगा ही नहीं, और यही छोटी छोटी बातें जब नहीं क्लियर होती ना तो सवाल में जब आ जाती तो लो उड़े पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टोटे उड़ जाते भाई साहब, उस समय कुछ समझ में आता होता है नहीं, फिर परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए दिमाग में एकदम जब सिखा रहा हूँ छोटी छोटी बातों को तो उसको दिमाग में स्टोर कर लिया करो तुम। ठीक है, पूरी मेहनत करो ताकि तालमेल अच्छा बनेगा, तो जो भी जितना मटेरियल मैं सबको सब सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन, अब देखते हैं बाई इंडक्शन चार्जिंग कैसे करेंगे। चार्जिंग बाई इंडक्शन, हेडिंग लगा लीजिए, चार्जिंग बाई इंडक्शन बोले तो प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, हेडिंग लगाइए, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। पहला क्या था अपना, पहला था अपना कहां गया फ्रैक्शन, बोले तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन। दूसरा क्या था कंडक्शन, मतलब चालन विधि द्वारा आवेशन। और तीसरा क्या अपना इंडक्शन, बोले तो प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो प्रेरण में क्या होगा, मान लो क्या है कि न्यूट्रल है, ये क्या है कि न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल चालक है, न्यूट्रल कंडक्टर। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, प्लस का ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पे है, मान लो ये क्या प्लस चार्ज है। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो क्या होगा, ध्यान सुनना, प्लस किसको खींचता है, माइनस को। अभी भी सिखाया था मैंने, प्लस और माइनस के बीच में प्यार मोहब्बत होता है तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो जैसे ये यहाँ पे प्लस डालेंगे तो इसमें तो क्या है, जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल न्यूट्रल हो गया ये। तो जैसे यहाँ पे डालेंगे ना तो क्या होगा ना, ये कंडक्टर है ना, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये देखिएगा अच्छा यहाँ पे 7 प्लस दिख रहा है ना, तो 7 प्लस को देखने के लिए इसमें से जो माइनस है वो इधर भागेगा, 1 2 3 4 5 6 7 फटाक से भाग आएगा। और ये भी इतने शरीफ नहीं, तुरंत यहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किनारे आ जाएंगे, घेर लेंगे एक दूसरे को। पर क्योंकि इसमें से जो न्यूट्रल था ना, तो इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ गए, तो 7 प्लस इधर भाग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भाग जाएगा, ऐसा सेपरेट हो जाएगा। तो अभी भी न्यूट्रल है,
अगर देखो तो न्यूट्रल कंडक्टर अभी भी है, कैसे जितना प्लस उतना माइनस अभी भी तो न्यूट्रल ही है ना, उदासीन ही अभी भी है, और इस पे जितना था उतना ही है। अब अगर हम क्या करते हैं, पहले ऐसे केस था, फिर हमने ऐसा किया, अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग किया, हाँ कर दिया। और अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, हमको पता है ये इस साइड को देखोगे तो ये हाई वोल्टेज क्योंकि प्लस है और इसका वोल्टेज होता है 0, तो प्लस ये और ये 0, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चढ़ जाएगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा तो यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रॉन आके एक प्लस को मारेगा, अगला इलेक्ट्रॉन अगले प्लस को मारेगा, ऐसे करके 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 को मार देगा, और जब 7 को मार देगा तो आपको केस कुछ ऐसा दिखने लगेगा। प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस वाला कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ का सारे मर गए इधर के प्लस, और जब सारे प्लस इधर के मर गए तो यहीं से ऐसे कट कर दो, और जब यहीं से कट कर दोगे तो इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया 2 3 4 5 6 7, और इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया 1 2 3 4 5 6 7 आ गया दोनों पे। तो अभी जो न्यूट्रल था वो क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपने फ्रैक्शन किया तो एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया, जब आपने कंडक्ट किया, टच कराया, तो दोनों पे एक जैसा आवेश आया, एक इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, क्यों, क्योंकि उसी का आवेश तो वो दूसरा वाला लिया था जब टच कराया था तो। और जब तीसरा केस आया प्रेरण, तो प्रेरण में क्या हो रहा है, अगर इस पे प्लस था जिससे हम दिखा रहे हैं दूसरे को, ले देख भाई मेरे पास प्लस है, तो वहां सामने माइनस आ जा रहा है ना, मतलब अपोजिट वाला सामने पैदा हो रहा है, और वही बच जाता है लास्ट में, और अगर वही लास्ट में बच रहा है तो अपना प्लस का आ जाएगा। आइडिया लगा दिमाग में कि नहीं लगा, ये बात ठीक है ना दोस्त। तो हमको पता चला कि लास्ट वाला इंडक्शन जो है उसमें क्या होगा, अगर प्लस चार्ज दिखाएंगे तो वहां पे माइनस वाला चार्ज पैदा होगा। क्लियर है। तो ये गजब का सवाल था, ये भी मतलब सवाल क्या था, टॉपिक था, एक्सप्लेन अपन ने कर लिया। तो आज जो था हमने बेसिक सारा पार्ट कवर कर दिया, ठीक है। अब कुछ बचता नहीं है बेसिक में, अब हम सीधे पहुंच जाएंगे अपना वो कुलाम उलाम ला जो होता वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आगे इन सबका इतना ज्यादा जबरदस्त चीज पढ़ने वाला है ना, अगर आपका रेडी नहीं रहेगा तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। जो भी कुछ कम समझ में आया, अगर मान लो, वैसे तो समझा तो मैंने एकदम डिटेल में छोटे छोटे बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर अगर अभी भी अगर मान लीजिए कहीं भी थोड़ी मोड़ी सी भी आपको कसर रह गया है तो आप लेक्चर को पूरा फिर से देखें और देख के अच्छे से आप नोट्स बनाएं। एक बार इत्मीनान से देखें और दोबारा बढ़िया से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें आधे घंटे, देन उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कर ले। कह रहा हूं फिर एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। जैसे आप किसी और के लिए टाइम निकालते हो वैसे थोड़ी पढ़ाई के लिए निकाल लो ना, मचीज पढ़ाई हो जाएगी। और ये इसके लिए टाइम निकालोगे ना, बता रहा हूं मैं, जिस चीज के पीछे आप भागते हैं ना वो आपसे भागती है, और अगर आप पढ़ाई के पीछे भागते हैं ना तो सारी दुनिया फिर आपके पीछे भागती है। ये गजब की लाइन है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। अब समझ ही गए हो, बाकी ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहना, कोई प्रॉब्लम है बताते रहना। अब जाओ फुट डालो, अच्छे से रिवीजन करना। फिजिक्स पर डे आएगा सुबह 11 बजे, टाइम में कुछ अगर चेंज करना होगा तो बता देना। अभी सबके कहने का था टाइमिंग यही सुबह का 11 बजे का था, इसलिए 11 बजे डाल रहा हूँ, पर अगर सब लोग अगर एक साथ बोलोगे तो टाइम में उस मैथ के साथ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस समय ये फिजिक्स आ गई, शाम को एग्जैक्टली 7 बजे मैथ आ जाएगी। अच्छे से सब कुछ पढ़ो, नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाओ दोस्त, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है ना टाइम कम रहेगा। अगर 12th में है आप ना तो 12th का एग्जाम देने के लिए अगली बार टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, बहुत परेशान रहेंगे आप। और IIT के हैं तब तो आप जिम्मेदार होंगे, आपसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।